कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये सर्दियों के दिन थे, हर तरफ धुंध का राज था। अम्मा ने आज भी अब्बा को चाय में बेहोशी वाली दवाई मिलाकर दी थी। अब्बा हमेशा की तरह आज भी रात 9 बजे वाली खबरें सुनते सुनते सो गए थे। अम्मा ने मुझे चादर पहनाई और खुद काला बुर्का पहन लिया। फिर अम्मा ने जिस कमरे में अब्बा सोए हुए थे उसकी बाहर से कुंडी लगाई और हम दबे कदमों से घर से बाहर निकल गए। मैं अम्मा के पीछे चल रही थी, तभी खुद को ना रोक पाते हुए अम्मा से वो सब कह बैठी जो इतने दिनों से कहना चाह रही थी। अम्मा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अम्मा, मैं मजीद ये सब नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। अम्मा ने फौरन से पीछे मुड़कर मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और बोली, कुछ दिन और कर ले, बस फिर तुझे इससे आजादी मिल जाएगी, मगर खबरदार अगर अपने अब्बा से इस बात का जिक्र भी किया तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। अम्मा ने इर्द गिर्द देखा कि कोई है तो नहीं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैं चादर ओढ़े सड़क के किनारे खड़ी हो गई, जबकि अम्मा थोड़े फासले पर खड़ी थी। मैं चादर में बने सुराखों से उस वजूद को अपनी तरफ आता देख रही थी जो रोज उसी वक्त वहाँ आता था। मेरे करीब पहुँचकर उसने इधर उधर देखा, कोई ना था। कुछ देर वो मुझे देखता रहा और फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर अम्मा को दे दिए और फिर मेरी चादर को ऊपर उठाने लगा। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम नादिया है। अभी होश संभाला ही था कि घर में अम्मा अब्बा के झगड़े देखने और सुनने को मिलते थे। अब्बा लालची किस्म के आदमी थे, उन्हें बस ढेर सारा पैसा चाहिए होता था, जबकि अम्मा उनके बिल्कुल बरअक्स थी। अम्मा पाई पाई जोड़कर रखती और मुश्किल वक्त में घर का राशन पानी चलाती थी, मगर अब्बा फिर भी अम्मा से कभी खुश ना होते और हर बात पर उन्हें ताने देते कि जब से तुझसे शादी की है मैं पाई पाई का मोहताज हो गया हूँ। अब्बा की सारी दिल दुखाने वाली बातें अम्मा का दिल जला देती, मगर अम्मा की हर बात के जवाब में खामोश रहती। वे अक्सर यही सोचती कि कोई इतना ढीठ भी कैसे हो सकता है कि इतनी बातें सुन के भी टस से मस ना हो। अम्मा अब्बा को तो कुछ ना कहती, मगर एक बात जो अम्मा की मुझे अजीब लगती वो ये थी, वो अब्बा की बातें तो खामोशी से सुन लेती, मगर अब्बा के जाते ही खुद को एक कमरे में बंद कर लेती और घंटों किसी से बातें करती रहती। मैंने कई बार पूछा, मगर वो मुझे डांट देती। फिर अक्सर ऐसे होता कि अब्बा जब अम्मा पर गुस्सा कर रहे होते तो बीच में मेरे बारे में भी कई ऐसी बातें कर देते जो या तो मुझे समझ ही ना आती, और अगर कुछ समझ आती भी तो अम्मा फौरन से मुझे किसी और काम में लगा देती ताकि मेरे जहन से वो बात निकल जाए और ध्यान किसी और तरफ हो जाए और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाती। अम्मा मुझे हमेशा अपने साथ ही रखती थी, एक लम्हे को भी अकेला नहीं छोड़ती थी और खास तौर पर हदायत देती कि मैं उनके अलावा घर से बाहर कदम भी ना निकालूं। एक बार अब्बा मुझे बाहर ले गए और काफी देर मुझे बाहर सैर करवाई और खिलौने ला कर दिए, जिससे मैं बहुत खुश हुई। मगर जैसे ही हम अपनी गली में पहुँचे, अम्मा दरवाजे के बाहर बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अब्बा के साथ आता देखकर फौरन से भागी और बाजू से खींचकर मुझे अंदर ले गई। गुस्से में मेरे हाथ में पकड़ा हुआ खिलौना को शापर भी अम्मा ने नीचे गिरा दिया था। वो पहला दिन था जब मैंने अम्मा को अब्बा के सामने ऊंची आवाज में बात करते सुना था और पहली बार इन दोनों में इतनी बुरी तरह लड़ाई हुई थी कि उसके बाद कई दिन उन्होंने आपस में बात ही नहीं की थी। अम्मा ने मुझे भी अच्छी खासी बातें सुनाई। इत्तेफाक से इन दिनों दादी आई हुई थी। सारा मंजर देखकर अम्मा को कोसने लगी कि मेरा बेटा तेरी बेटी का बाप है, कोई दुश्मन थोड़ी है। अगर थोड़ी देर के लिए बाहर ले गया तो कौन सी आफत आ गई, मगर अम्मा को न जाने कौन सा खौफ था कि इतनी भड़क गई थी। खैर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं 14 साल की हो गई थी और पहले से काफी हद तक समझदार थी, मगर अभी भी अम्मा की मुझे अपने आंचल में छुपाने वाली आदत खत्म नहीं हुई थी। अब अम्मा और ज्यादा मोहतात हो गई थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी वो मुझे अब्बा से दूर करती जा रही थी। अब्बा अम्मा के इस रद्दे अमल को देखकर अक्सर अम्मा को दिमागी मरीजा कहते थे। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी जो चीज खत्म नहीं हुई थी वो अम्मा अब्बा के दरमियान का तनाव था, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। मैं अब बड़ी हो गई थी, इसलिए अच्छे से महसूस कर पा रही थी
एक दिन इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं अम्मा के पास आकर बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि आखिर हमारे घर का माहौल ऐसा क्यों है, हमारे घर का माहौल भी पड़ोस की तरह खुशहाल क्यों नहीं हो जाता। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ कहना चाहती हैं मगर उनके अल्फाज उनकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। मेरे एक और सवाल पर अम्मा ने चौंक कर मुझे देखा। जब मैंने पूछा कि अब्बा से लड़ाई के बाद वो किससे घंटों बातें करती रहती हैं, तो अम्मा पहले तो चौंक गई, फिर जल्दी से कहने लगी तू पागल हो गई है, मैं किससे बातें करूंगी, बस बंद कमरे में खुद ही से बातें करती रहती हूँ। मगर मुझे अम्मा की बात पर बिल्कुल यकीन न आया कि जैसे उनकी रंगत सड़ पड़ गई थी। मैं समझ गई कि जरूर कोई बात है। अम्मा की अक्सर हरकतों पर अब्बा तो उन्हें दिमागी मरीजा कहते ही थे, पर अब मुझे भी ये महसूस होने लग गया था कि उनके साथ वाकई कोई मसला है। मैं जो घर में सुकून चाहती थी कि अम्मा और अब्बा आपस में हंसी खुशी रहे। मैंने सोचा कि अम्मा की इस बात का जिक्र अब्बा से करूं ताकि वही कोई हल निकाले, और अगर वाकई अम्मा के साथ कोई मसला है तो उसे हल करके अपनी जिंदगियों में सुकून हासिल करें। कई दिन तो मुझे हिम्मत जुटाने में लग गए, मगर मैं डर की वजह से जुबान न खोल पाई, और आखिरकार मैंने कागज पर अब्बा को सब लिख कर दिया और वो कागज उनके इस कमीज की जेब में डाल दिया जो उन्होंने काम पर पहन के जानी थी। वो कागज रखने के बाद मुझे सारी रात नींद न आई, ये सोच करके न जाने मैंने सही किया है या गलत। रात कई बार उठकर वो कागज निकालने की भी कोशिश की, ये सोच करके ये सब गलत है, मगर फिर न जाने किस उम्मीद के तहत अब्बा के कपड़ों से वो कागज ना निकाल पाई। अगले दिन मेरी आंख खुली तो अब्बा काम पर जा चुके थे। मैं भागकर कमरे में अब्बा के कपड़े देखने गई जो वहाँ से गायब थे, जिसका यही मतलब था कि वो कपड़े अब्बा पहन चुके हैं। इधर अम्मा की तबीयत भी आज खराब थी। वो चारपाई पर सारा दिन लेटी रही और मैं अम्मा की जगह घर के काम काज करने लगी, मगर मेरा जहन तो कहीं और ही अटका हुआ था। मैं यही सोच रही थी कि अब्बा ने वो कागज पढ़ लिया होगा और किसी भी वक्त वो घर आ जाएंगे, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने क्या होने वाला था। अगर हालात मेरी सोच के मुताबिक ना हुए तो फिर क्या होगा। अगर अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी तो गजब हो जाएगा, अम्मा तो मुझे जान से ही मार देंगी। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी और अब्बा घर में दाखिल हुए, मगर उनके चेहरे पर पहले की तरह सुकून और इत्मीनान को देखकर मुझे लगा कि उन्होंने वो सब नहीं पढ़ा। यूं ही एक दिन और गुजर गया, मगर अब्बा ने मुझसे इस बारे में कोई बात ना की, ना ही कोई ऐसा तासुर दिया जिससे मुझे लगता कि वो ये सब पढ़ चुके हैं। तभी मैंने सोचा कि अगर उन्होंने अभी तक उसे नहीं पढ़ा तो मैं वो कागज निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैंने अब्बा की कमीज में देखा तो वो कागज गायब था। मेरी हालत खराब होने लगी कि आखिर वो कहाँ गया है। इतने में अब्बा कमरे में दाखिल हुए। मैं अब्बा से उस कागज के बारे में पूछने ही लगी थी कि अम्मा अंदर कमरे में आ गई और मुझे अब्बा के पास देखकर गुस्से होने लगी। फिर वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई और मुझे डांटने लगी। अम्मा ने वो कागज अब्बा की जेब से निकाल लिया था और वो मुझे कहने लगी, कम वक्त ये तो क्या करने चली थी। फिर अम्मा मेरे करीब आई और एक ऐसी बात बताई कि जिसे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बहना शुरू हो गए, मगर अगले ही लम्हे अम्मा ने मेरे सामने जो शर्त रखी वो बयान से बाहर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस हालत में क्या करूं, किससे मदद मांगूं। मजबूरन मुझे अम्मा की बात माननी पड़ी। अम्मा कई दिन से मेरे साथ यही सब कर रही थी। उस रात भी अब्बा हमेशा की तरह रात 9 बजे वाली खबरें सुनते सुनते सो गए थे। अम्मा ने आज भी अब्बा को खुद चाय बनाकर पिलाई थी। चाय बनाते वक्त मैं छुपकर अम्मा को देखती थी। अम्मा रोजाना अब्बा की चाय वाली प्याली में कोई दवा मिला देती थी, जिसे पीते ही अब्बा सो जाते और फिर उनकी आंख सुबह ही खुलती थी। मैंने रात के खाने वाले सारे बर्तन धोए और अब्बा के साथ वाली बड़ी चारपाई पर सोने ही लगी थी कि अम्मा की आवाज आई जो मुझे वहाँ से उठकर दूसरी जगह जाने का कह रही थी। मैं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर मैं सब्र का घूंट पीकर खड़ी हो गई। खामोशी से वहाँ से उठकर आखिरी नंबर पर पड़ी चारपाई पर लेट गई। मेरे दिल की धड़कन खौफ से तेज हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसने मेरी रात की नींदें ही उड़ा दी थी। काफी देर चारपाई पर लेटी यही सोचती रही कि अम्मा ये सब क्यों कर रही हैं। फिर अचानक मेरी आंख लग गई, मगर अभी मैं कच्ची नींद में थी कि किसी ने मेरी टांग पकड़कर हिलाया और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने अम्मा खड़ी थी जो मुझे चुपके से अपने साथ आने का इशारा कर रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। सर्दी की वजह से रजाई से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। फिर अम्मी के दोबारा इशारा करने पर मैं न चाहते हुए भी खामोशी से
चारपाई से उतरी, जूते पहने और अम्मा के साथ चलने लगी। अम्मा ने मुझे चादर पहनाई और खुद काला बुर्का पहन लिया। मैं हैरान थी कि अम्मा ये सब क्यों कर रही हैं। उन्होंने आज तक बुर्का नहीं पहना था। वो दिन के वक्त कहीं भी जाती तो हमेशा चादर पहनकर जाती थी। फिर अम्मा ने जिस कमरे में अब्बा सोए हुए थे उसकी बाहर से कुंडी लगाई और हम दबे कदमों से घर से बाहर निकल गए। मैं अम्मा के पीछे चल रही थी। तभी खुद को न रोक पाते हुए अम्मा से वो सब कह बैठी जो इतने दिनों से कहना चाह रही थी। अम्मा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अम्मा, मैं मजीद ये सब नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। हालांकि मैंने ये इतने दबे लफ्जों में कहा था कि मुझे अपनी आवाज बहुत कम आ रही थी, मगर अम्मा, जो कि अब्बा के बकौल काफी तेज कान रखने वाली औरत थी, फौरन से पीछे मुड़कर मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और बोली, कुछ दिन और कर ले, बस फिर तुझे इससे आजादी मिल जाएगी, मगर खबरदार अगर अपने अब्बा से इस बात का जिक्र भी किया तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। मैं रोज अम्मा के डराने से डर जाती और किसी को कुछ न कहती, मगर अम्मा रोज मुझे यही कहती कि बस ये आज आखिरी दिन है। उस रात भी अम्मा के पीछे चलते चलते जब मेरी बस हो गई थी और मैंने मजीद चलने से मना कर दिया तो अम्मा ने इर्द गिर्द देखा कि कोई है तो नहीं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैं चादर ओढ़े सड़क के किनारे खड़ी हो गई, जबकि अम्मा थोड़े फासले पर खड़ी थी। अंधेरे की वजह से वो वैसे भी नजर नहीं आ रही थी। अब वो वक्त शुरू होने वाला था जो मेरे रोंगटे खड़े करवा देता। मैं चादर में बने दो सुराखों से उस वजूद को अपनी तरफ आता देख रही थी जो रोज उसी वक्त वहाँ आता था। मेरे करीब पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, कोई ना था। कुछ देर वो मुझे देखता रहा और फिर अम्मा को जेब से निकालकर कुछ पैसे दे दिए और फिर मेरी चादर को ऊपर उठाने लगा। लेकिन उसकी शक्ल देखते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो एक बड़ी उम्र का शख्स था और उसने अपने मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। वो मुझे मुस्कुराकर देखने लगा तो मुझे उससे कोफ्त सी महसूस हुई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा इतनी रात को रोज मुझे यहाँ सुनसान जगह पर इस आदमी को दिखाने क्यों लाती है, मगर अब मजीद खामोशी इख्तियार करना मेरे बस में नहीं था और मैंने वहाँ से खुद को छुड़वाकर भागना चाहा, मगर अम्मा और वो आदमी मेरे पीछे भागे और जल्द ही मुझे पकड़ लिया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे लड़ पाती। वो शख्स मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जा रहा था, जबकि अम्मा उसके साथ चल रही थी। कुछ दूर जाकर उन्होंने मुझे एक जगह पर बैठने को कहा और खुद पास बैठ गए। फिर उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो शख्स खुद को मेरा बाप कह रहा था। मैंने जब अम्मा की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। फिर अम्मा ने मुझे सारी बात बताई। अम्मा की अब्बा से दूसरी शादी हुई थी। वो शख्स अम्मा का पहला शौहर और मेरा सगा बाप था और उन्होंने अम्मा से पसंद की शादी की थी, मगर शादी के दूसरे साल किसी जुर्म में 18 साल के लिए जेल चला गया था। जेल जाने के कुछ अरसे बाद उसने मेरी माँ को वहाँ बुलवाया और उन्हें तलाक देकर कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। अम्मा तो ये सब नहीं चाहती थी। उन्होंने तो कहा था कि वो अब्बा के बगैर जिंदगी गुजार लेंगी, मगर अब्बा जानते थे कि कोई कमाने वाला तो है नहीं और ये पागल कैसे गुजारा करेगी। तभी उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अम्मा को तलाक दी और कहा कि ये बेटी मेरी है, मैं जब भी आऊँगा तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोकोगी। दूसरी शादी के बाद अम्मा ने अब्बा को दिल से कबूल नहीं किया था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और जब अब्बा जेल से वापस आए तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी दूर के रिश्तेदार से हमारे घर का एड्रेस और अम्मा का मोबाइल नंबर लिया था। अम्मा अक्सर कमरे में जाकर अब्बा से बातें करती थी। अब्बा यही कहते थे कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मगर अम्मा हर बार उन्हें यहाँ आने से रोक देती और कहती, मेरा दूसरा शौहर बड़ा शकी तबीयत का है, तुम्हारे आने से वो हम माँ बेटी को मार देगा। फिर अब्बा के ज्यादा इसरार करने पर अम्मा इस तरह मुझे यहाँ अब्बा से मिलवाने लाती थी। अब्बा जब मुझे छोड़कर गए थे तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं थी। फिर अब्बा ने रोते हुए मुझे अपने सीने से लगाया और बताया कि आज वो हमेशा हमेशा के लिए काम के सिलसिले में ये मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहे हैं और फिर कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, और उन्होंने मेरे लिए कुछ पैसे अम्मा को दिए थे। कुछ देर बातें करने के बाद अब्बा वहाँ से चले गए और हम भी घर की तरफ चल पड़े। अब मैं सब कुछ समझ चुकी थी। अम्मा अब्बा को बेहोशी वाली
वाली दवा क्यों देती थी, ताकि उन्हें किसी बात का इल्म ना हो। अम्मा उन पर शक करती थी कि वो मुझे बुरी निगाह से देखते हैं, मगर सच में ऐसा कुछ ना था, बस अम्मा को एक वहम सा था। मेरे दूसरे अब्बा भी मेरी बहुत फिक्र करते थे। ये बात सच है कि वो थोड़ा गुस्से के तेज थे, मगर दिल के बहुत साफ थे। शायद अम्मा उन्हें समझ ही ना पाई थी। मैं हमेशा दोनों को गलत समझती थी, मगर सच तो ये है मेरे अम्मा अब्बा दोनों बहुत अच्छे थे, बस एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब इस खलिश को मैं ही खत्म करूंगी, और उस दिन के बाद से मैंने अम्मा और अब्बा के दरमियान इख्तलाफात को कम करने की ठान ली, और कुछ ही अरसे में ही हमारे घर का माहौल कदरे बेहतर हो गया था, और अम्मा को भी अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। तो उन्होंने अब्बा की मोहब्बत का एतराफ किया और अपने किए पर माजरत की, जिसे अब्बा ने खुश दिली से कबूल कर लिया। इस तरह सारी सच्चाई से आशनाई हमारे घर के आराम और सुकून को वापस ले आई थी। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। 2 सालों में अम्मा अब्बा की कोई लड़ाई भी नहीं हुई। छुट्टी वाले दिन अब्बा हमें घुमाने ले जाते हैं। आज हम सब एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।